चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 7 फेरों वाली सीरीज का 5 नंबर 5 एपिसोड नहीं 7 फेरों वाली सीरीज 5.0 का उसका एपिसोड नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या शास्त्रीय व लोक नृत्य। देखिए शास्त्रीय और लोक नृत्य कौन कौन सा, देखिए मोहिनी अट्टम है, कथकली है, थेय्यम है, कारीपुट्टम है, पदेयनी है, पड़वानी पदेयनी लिखा हुआ है, हाँ, कुड़ियाट्टम है, ये कुड़ियाट्टम सब जो है केरल केरल का का है। ठीक है। इसके बाद है सिंगी छाम, चूत चूत फाट, याक छाम सिक्किम का लोक नृत्य है। इसके बाद है फुगड़ी देखनी धनगर गोवा का है। गोवा इसके बाद लावड़ी तमाशा महाराष्ट्र लूजिंग का। ये सब महाराष्ट्र का है। चलिए अब देखते हैं, ये सब हो गया लोक नृत्य कौन कहाँ का है उसके बारे में था। अब आता है हमें कुछ हाल में निधन हुआ उसके बारे में। तो कनक राजू का जो है निधन हुआ है। कनक राजू क्या से थे, तो ये तो गुसाड़ी नृत्य से थे। ठीक है, कनक राजू गुसाड़ी नृत्य से थे और इनको 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो गुसाड़ी जो नृत्य है कौन जनजाति का है, तो ये गोंड जनजाति का है। ठीक है, गोंड जनजाति के कुंवारे पुरुषों द्वारा तेलंगाना राज्य में किया जाता है। ठीक है, इसका कालबेलिया घूमर 13 ताली सब कहाँ का है, राजस्थान का है। कालबेलिया घूमर और 13 ताली राजस्थान का है। कालबेलिया नृत्य को जो यूनेस्को का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। तो कब शामिल किया गया इसको, 2010 में। ठीक है, 2010 में कालबेलिया को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल किया गया है। और इसका जो प्रमुख नृत्यांगना है वो कौन है, गुलाबो सपेरा है। कौन है, गुलाबो सपेरा। यक्षगान है, फिर ढोलू कुनिया है, करगा है और बोलक जो है ये कहाँ का है, कर्नाटक का है। यक्षगान है, ढोलू कुनिया है, करगा है और बोलक है कर्नाटक का है। ठीक है, पिंडवानी राउत नाच पंछी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। ठीक है, और पिंडवानी की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तीसधन बाई है। तो पिंडवानी है, राउत नाच है, पंथी ये सब कहाँ का, छत्तीसगढ़ का है। अब देखते हैं, ये हम लोग कनक राजू को देख लिए। अब आते हैं जाकिर हुसैन को देखते हैं। तो जाकिर हुसैन जो है तबला वादक थे, इनका निधन हो गया है 15 दिसंबर 2024 को हो गया है। और ये जो थे ये उस्ताद अल्लाह रखा खां के बेटे थे। ठीक है, अल्लाह रखा खां का बेटे थे, वो भी तबला वादक थे। इनको वर्ष 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण और 4 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला है। जाकिर हुसैन को देखिए 88 में पद्मश्री मिला है, 2002 में पद्म भूषण मिला है, 2023 में पद्म विभूषण और 4 गो ग्रैमी इनको मिला है। 2023 में मिला था ग्रैमी। हाँ, पद्म विभूषण 2023 में। अब देखिए संगीतकार शंकर माधवन और जाकिर हुसैन के शक्ति फ्यूजन बैंड को 66वां ग्रैमी पुरस्कार मिला है। और इस CDPO PT का क्वेश्चन था ये वाला, बोले ना 23 में ये वाला मिला था इसको। हाँ, तो किसको मिला था, शंकर महादेवन के साथ जाकिर हुसैन थे, उनका बैंड था शक्ति फ्यूजन बैंड, उसको 66वां ग्रैमी पुरस्कार मिला था। प्रथम ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित भारतीय कौन थे, पंडित रविशंकर। वो क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। और प्रथम भारतीय महिला जिनको ग्रैमी पुरस्कार मिला उनका क्या नाम था, तन्वीसा नाम है। ठीक है, अब आते हैं, कुछ नोट दिया हुआ है। जाकिर हुसैन पद्मश्री पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक हैं। पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। रविशंकर को कब दिया गया, 1999 में। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका निधन जो हुआ है 26 दिसंबर 2024 को हुआ है। ठीक है, तो ये पूर्व प्रधानमंत्री थे कब से कब तक, 2004 से 14 तक है। ठीक है, पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे और वर्ष 1991 में LPG मॉडल के जन्मदाता। ठीक है, LPG जो था लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था और ग्लोबलाइजेशन था, इसके जन्मदाता थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, चेंजिंग इंडिया। मनमोहन सिंह की पुस्तक का क्या नाम है, चेंजिंग इंडिया। वर्ष 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था मनमोहन सिंह को। ठीक है, तब आते हैं रतन नवल टाटा, इनका जो मृत्यु हुआ 9 अक्टूबर 2024 को हुआ। यह भारतीय उद्योगपति और टाटा समूह व टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष थे
और इनको 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। टाटा को, रतन टाटा को 2008 में पद्म विभूषण दिया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति को देखिए, इनका मृत्यु होगा 3 अगस्त 2024 को हुआ। ये कौन सा डांस करते थे? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी करते थे, और इनको 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और इनका एक आत्मकथा है, अ फैशन ऑफ डांस, अ पैशन ऑफ डांस, पैशन डांस का जुनून, और पैशन ऑफ डांस जो है यामिनी कृष्णमूर्ति का किताब का नाम है। रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनके बारे में देखते हैं। क्या ये कैसे नृत्यांगना है? भरतनाट्यम है। और इन्होंने चेन्नई तमिलनाडु में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी, कला क्षेत्र फाउंडेशन की। इनको भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है किसको? रुक्मणी देवी अरुंडेल को, ठीक है। इनको 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। यह राज्यसभा में कला क्षेत्र में सम्मानित होने वाली पहली महिला कलाकार थी, ठीक है। राज्यसभा का में जो है कला क्षेत्र में नामित होने वाली ये पहली महिला कलाकार थी, ठीक है। अब देखिए, भरतनाट्यम को जो है सादिर अट्टम, दासी अट्टम भी कहा जाता है, ठीक है। कौन? सादिर अट्टम और दासी अट्टम कहा जाता है। यह तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार देखिए, कलाकार कौन कौन है? बैजंती माला वाली, पद्मा सुब्रमण्यम है, सोनल मानसिंह है, यामिनी कृष्णमूर्ति है, टी बाला सरस्वती, ठीक है। और प्राणी मित्र पुरस्कार रुक्मणी देवी अरुंडेल को मिल चुका है। तो बताइए, यामिनी कृष्णमूर्ति का बुक का क्या नाम है? पैशन ऑफ डांस, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है इसलिए। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल कितना शास्त्रीय नृत्य है? 8 गो है, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग कहाँ कहाँ का है? भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। कथकली कहाँ का है? केरल। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी कहाँ का है? ओडिसी कहाँ का है? सत्रिया कहाँ का है? असम का है। अब देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने छऊ नृत्य को भी भारत का शास्त्रीय नृत्य माना है, ठीक है। तो छऊ का जो है 3 गो शैली है। कौन कौन सा है? मयूरभंज, सरायकेला और पुरुलिया। कौन कौन सा है? मयूरभंज है, सरायकेला है और पुरुलिया है। बैठता है यहाँ पे भी क्या दिक्कत है? तो उससे क्या दिक्कत है? बैठने के लिए तो है। आओ इधर। अब बताइए, छऊ नृत्य को जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया था? 2010 में अमूर्त विरासत में शामिल किया गया। और कालबेलिया को कब शामिल किया गया? वो भी 2010 में। अब कुछ खेल में आते हैं, तो टेनिस को देखते हैं। विंबलडन जो है कब चालू हुआ था? 1877 में। यह सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है। 4 साल बाद फ्रेंच हुआ, ठीक है। तो 1877 में चालू हुआ था विंबलडन। और ये जो होता है किस पे खेला जाता है? हार्ड पे कि ग्रास पे? ग्रास पे। विंबलडन जो होता है ग्रास पे खेला जाता है। और हाँ, और वर्ष 2024 में विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला खिलाड़ी था पुरुष में अल्कराज कहाँ का है? कार्लोस अल्कराज कहाँ का है? फ्रांस का, स्पेन का है। और महिला में है बारबोरा क्रेजिकोवा, ये चेक रिपब्लिक का है, चेक गणराज्य की है। अब देखिएगा, 77 में तो उसको चालू कर दिए। इसका तो यूएस ओपन कब चालू हुआ? यूएस ओपन 4 साल बाद, ठीक है। तो 1881 में यूएस ओपन चालू हुआ। ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, विंबलडन ग्रास पे, और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे। और 2024 का जीतने वाला था कौन है? पुरुष में जेनिक सिनर है। कहाँ का है जेनिक सिनर? इटली का। और महिला में थी अरियाना शबलेंका। ये कहाँ की है? बेलारूस का। अब इसके बाद आते हैं फ्रेंच ओपन। ये जो है 10 साल बाद, एगो 77 में, एगो 81 में, इसका 10 साल बाद फ्रेंच ओपन 91 में। और ये जो है क्ले कोर्ट पे खेला जाएगा, ठीक है। ये फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। और 2000, हाँ, राफेल नडाल इसी का फेमस था। और इसका जो पुरुष जीता 2024 में अल्कराज जीता है, स्पेन का है। और महिला में इगा स्विएटेक पोलैंड की है। ऑस्ट्रेलियन ओपन देखते हैं। यह टूर्नामेंट शुरुआत इसका हुआ था 1905 में, 14 साल बाद, ठीक है। 77 में कहा हुआ था? विंबलडन। इसके बाद यूएस ओपन 81 में, यूएस ओपन 81 में, फ्रेंच ओपन 91 में। और इसके बाद 14 साल बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे, और विंबलडन घास पे, ठीक है। तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? सीनर। और महिला में मेडिसिन कीज। ये कहाँ के मेडिसिन कीज? अमेरिका की है,
ठीक है। अब देखिए इसके बारे में, जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो सबसे बाद वाला है, वो सबसे पहले होता है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। मई जून, ठीक है, अभी चालू होने वाला है फ्रेंच ओपन, चालू हो गया है, ठीक है। और जुलाई में विल्बर्डन होता है, लास्ट में होता है और लास्ट वाला में होगा यूएस ओपन होगा। अब देखिए सबसे अधिक 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले हैं नोवाक जोकोविच, कहाँ के हैं? सर्बिया का। सर्बिया का है। और सबसे अधिक उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी भारत का है। भारत का है रोहन बोपन्ना। नहीं भारत का ही है। रोहन बोपन्ना, ठीक है। अब आते हैं रामसर साइड को देखते हैं। पिछले साल मिला था। हाँ ठीक है, संन्यास ले लिया पहला, अभी से मिला। ये वाला जीत करके तो 44 42 ऐसे। रामसर कन्वेंशन देखिए कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। तो रामसर कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है, गलती लिखा है, रामसर ईरान में पड़ता है। ईरान का जगह है। हाँ चलो गलती लिख दिया। तो देखिए रामसर, इसका उद्देश्य क्या था? आर्द्र भूमि और उसके संसाधनों का संरक्षण करना। तो आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। वर्तमान में कुल कितना रामसर साइट है? 89 है, 43 का है, यूनेस्को धरोहर है। और 89 जो है रामसर साइट है, जिसमें एशिया में सर्वाधिक है। भारत के तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 20 को रामसर साइट है, ठीक है। फरवरी 25 में शामिल भारतीय रामसर साइट में देख लेते हैं। उधवा झील कहाँ पे है? साहेबगंज में है, ठीक है। खेचे ओपाली आर्द्र भूमि कहाँ का है? खेचे ओपाली जो है सिक्किम का है। थेर थंगल पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु का है। और सकरा कोट्टई पक्षी अभयारण्य, सकरा कोट्टई पक्षी अभयारण्य जो है तमिलनाडु का। तो देखिए सकरा कोट्टई पक्षी अभयारण्य और थेर थंगल जो है कहाँ का? तमिलनाडु का। खेचे ओपाली जो है सिक्किम का। और उधवा तो हम लोग को पता ही है, ये सब रामसर साइड में हो गया, ठीक है। अब बताइए विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाते हैं? 25 मई को। अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? 23 अगस्त को। काहे मनाते हैं? चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के उपलक्ष्य में। और लैंडिंग करने वाले जगह को क्या नाम से जानते हैं? शिव शक्ति पॉइंट। मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को मनाते हैं। ओजोन परत दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। तो 16 सितंबर 1987 को कनाडा में कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल। जापान में है क्योटो। कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसका उद्देश्य था ओजोन परत को नष्ट होने से बचाना। 77 में ना? हाँ 87 में। इसके बाद क्योटो 97 में है, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल। कुछ देखिए कुछ खिलाड़ी हैं, हम उसका नाम पूछेंगे, आप लोग बताइए कौन सा गेम खेलता है और उसका पुस्तक का नाम बताना है आप लोग को। पुस्तक भी लिखल है। तो बताइए सानिया मिर्जा कौन सा गेम खेलती है? उनका पुस्तक का नाम बताइए। एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है। चलिए हम पुस्तकें का नाम बता रहे हैं। प्लेइंग टू विन बताइए किसका है? हाँ प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। क्या खेलती है ये? बैडमिंटन है, प्लेइंग टू विन है। द गोल बताइए कौन लिखा है? मेजर ध्यानचंद्र। क्या खेलते थे? हॉकी। अनब्रेकेबल कौन लिखा है? उस पे एक पिक्चर बना था, मैरी कॉन। ये तो MC मैरी कॉन लिखे हैं और मुक्केबाज थी ये। आई हैव द स्ट्रीट, इसका लेखक कौन है? अश्विन क्रिकेट का है। आई हैव द स्ट्रीट्स, पिछले साल लिखा है। हाँ कुट्टी स्टोरी था। तो R अश्विन है, क्रिकेट है। द विनर्स माइंडसेट बताइए कौन लिखा है? विनर माइंडसेट सैन वॉटसन, क्रिकेट का। स्टेट फ्रॉम हार्ट कौन लिखा है? ये तो कपिल देव, क्रिकेट से। वाइड एंगल कौन लिखा है? ये वाइड एंगल है शायद इसका। कुंबले वो भी आएगा। नो स्पिन उसका दिया है नहीं इसमें। अब बताइए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ बताइए। भाग मिल्खा भाग, ठीक है, मिल्खा सिंह। सेंचुरी इज नॉट दादा सौरभ गांगुली है। मास्टर माइंड कौन है? सॉरी माइंड मास्टर कौन लिखा है? क्रिकेटर है ना? नहीं, विश्वनाथन आनंद, ठीक है। वो शतरंज खेलते हैं। और देखिए जो आप सेन वन का दिया नहीं, लेकिन उसका नाम है नो स्पिन, उसका नाम था, ठीक है। अब आते हैं मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार देखते हैं। नो स्पिन की नो स्पिन, नो उसका बॉल स्पिन नहीं, जबकि सबसे ज्यादा बॉल उसका घूमता था। वही तो देखिए मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जो है, इसका पूर्व नाम था राजीव गांधी खेल रत्न। इसका इनामी राशि कितना है? 25 लाख। पहले किसको, सबसे पहले किसको दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। लड़की में कमलेश्वरी।
कर्ण महेश्वरी, हाँ वही कलम नहीं याद है हमको। चलिए, वर्ष 2024 में मेजर ध्यानचंद किनको दिया गया? देखिए, तो मनु भाकर को दिया गया शूटिंग में, ठीक है। हरमनप्रीत को दिया गया हॉकी में, डी गुकेश को दिया गया शतरंज में, और प्रवीण कुमार को पैरा खिलाड़ी। एथलेटिक हाँ, तो पैरा एथलीट है वो। को हरा दिया है भारतीय फिर हाँ, उससे भी फेमस तो हो गया। हरावे करेगा। चलिए, तो प्रथम मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2022 का किसको दिया गया था? शरद कमल। क्या खेलते हैं? वो टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। चलिए बताइए, ढींग एक्सप्रेस माने खिलाड़ी का उपनाम है, किसको बोलते हैं ढींग एक्सप्रेस? हिमा दास। हरियाणा हरिकेन बताइए, हरियाणा हरिकेन। ये जी क्या नाम है? कपिल देव। और हॉकी का जादूगर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। फ्लाइंग सिख बताइए, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह। अब बताइए, सिंधु घाटी स्थल बताइएगा। तो लोथल कहाँ पे है? गुजरात। कौन सी नदी के किनारे? भगवा। ये क्या था? बंदरगाह था, ठीक है। और इसमें समुद्री जहाज। संग्रहालय का निर्माण होगा। और इस स्थल का खोज जो है S.R. राव ने 1954 में किया था। तो देखिए, लोथल भोगना नदी पे है, और ये बंदरगाह था सिंधु घाटी का। यहाँ पे समुद्री संग्रहालय का निर्माण होगा, और 1954 में कौन किया था? S.R. राव ने किया था। अब धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में, कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित है। खादिर बेट पर कच्छ का रण में है। और यहाँ ये जो है, इस स्थल के 3 भाग थे, पूर्वी, पश्चिमी और मध्यम, ठीक है। यहाँ से स्टेडियम का भी साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। और इस स्थल को यूनेस्को का 40वां धरोहर घोषित किया गया था। कब? 2021 में। अच्छा 21 में धौलावीरा। हाँ, धौलावीरा को। सूरकोटदा कहाँ पे है? अफगानिस्तान। गुजरात लिखा हुआ है, सूरकोटदा गुजरात में। और यहाँ पे घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, घोड़ा का। ठीक है। रंगपुर कहाँ पे है? ये है मादर नदी। ये भी गुजरात में है, और चावल की भूसी का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। और यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, और हवन कुंड भी मिला था यहाँ से। अब बताइए, बनवाली कहाँ पे है? हरियाणा में है। बहुत बढ़िया। यहाँ मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। ये सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर था। राखीगढ़ी सबसे बड़ा नगर सिंधु घाटी का, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय का निर्माण ये है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। रोपड़ कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में। यहाँ मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है रोपड़, ठीक है। हाँ वही। चौधड़ो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, और यहाँ मनके बनाने का कारखाना मिला है, ठीक है। अब बताइए, मोहन जोदाड़ो कहाँ पड़ता है? सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। अब आते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसस। यहाँ पे सर्वाधिक सोने के सिक्के इसी वंश के शासकों द्वारा चलाए गए थे। भारत में सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में ही हुआ है, ठीक है। इस वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? कनिष्क था, ठीक है। अब बताइए, 4 बौद्ध संगतियाँ दी हुई है। तो बताइए, प्रथम संगति जो हुआ था उसका स्थान कहाँ था? राजगिरी। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और इसका शासक जो था अजातशत्रु था, और 483। द्वितीय हुआ था वैशाली में, 383 में हुआ था। उस टाइम काला अशोक था, और अध्यक्ष सभाकामी था। तृतीय जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, 255 BC में हुआ था। अशोक था, और यहाँ पे मोगली पुत्र इसका अध्यक्ष था। चौथी जो हुआ था कुंडलग्राम में हुआ था, 1 शताब्दी में हुआ था। कनिष्क था, और वसुमित्र और अशोघोष इसका हुआ था। 55 में हुआ। 55 में हुआ था। हाँ, 55 में हुआ था। 55 नहीं 98 का ही गया। 98 नहीं है इसका। अब देखिए, सूर्यवर्मन द्वितीय को बताइए कौन से वंश से थे? ये जो थे खामेर वंश थे। सूर्यवर्मन द्वितीय, देखिए कहाँ से इम्पोर्टेंट है। इस वंश का संस्थापक जो था जयवर्मन द्वितीय था, ठीक है। खामेर वंश का संस्थापक जयवर्मन द्वितीय था। सूर्यवर्मन द्वितीय उसका ये था। इन्होंने, जो सूर्यवर्मन था, इन्होंने कंबोडिया में अंकोर वाट का विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था, इसलिए फेमस है। तो सूर्यवर्मन कौन से वंश के थे? कंबोडिया के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन करवाया। हाँ, सूर्यवर्मन करवाया है, जो खामेर वंश का था, ठीक है। अब बताइए, कृष्ण प्रथम ये कौन से वंश का था? राष्ट्रकूट वंश का था। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का था। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। तो बताइए,
कृष्ण प्रथम क्या करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर, इसको एकाश्म पत्थर का मंदिर का निर्माण करवाया था। मैंने एलोरा का, हाँ, एक ही पत्थर से पूरा बना हुआ है। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? कृष्ण प्रथम करवाया था। अब बताइए नरसिंह देव प्रथम को हम लोग जानते हैं, कौन वंश से थे? नरसिंह देव के तुलु नहीं, गंग वंश से थे, ठीक है। और इसका संस्थापक जो था अनंत वर्मन था। पूर्वी गंग वंश का था अनंत वर्मन, पश्चिमी का था कोंगनी वर्मन था। इन्होंने उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर माने ब्लैक पैगोडा का निर्माण कराया था। अब राजराज प्रथम को देखते हैं। राजराज प्रथम जो था चोल वंश का संस्थापक था, चोल वंश से था, ठीक है। राजराज प्रथम किससे था? चोल वंश से था। और चोल वंश का संस्थापक कौन रहेगा? विजयालय। उसका राजधानी को तंजौर कह देंगे, ठीक है। तो राजराज प्रथम जानते हैं तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? राजराज प्रथम। और बताइए उड़ीसा में सूर्य मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? नरसिंह देव, गंग वंश का था, ठीक है। और कैलाश एलोरा का कैलाश मंदिर को कौन बनवाया था? कृष्ण प्रथम। और कंबोडिया का अंकोर वाट को कौन बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है। अब बताइए अमीर खुसरो, बताइए अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। इसका उपनाम बताइए। हिंदे तोता, ठीक है। इनकी पुस्तकें हैं, देखिए कौन कौन सा। तुगलकनामा है, इसके बाद है खाइजन अल फुतुहु है, आसिका है, इसके बाद है नूह सिपिहर है। और देखिए अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक कहा जाता है। कव्वाली बहुत गाता था, ठीक है। सितार वादक और इनके गुरु का नाम क्या था? अब बताइए निजामुद्दीन औलिया इनके जनक थे। अब्दुल हमीद लाहौरी, इसको हम लोग जानते हैं शाहजहां के शासनकाल का प्रसिद्ध इतिहासकार था। कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी। और ये शाहजहां के समय चित्रकारी का कार्य किया। और इनकी पुस्तक का नाम है बादशाहनामा। इनकी पुस्तक का नाम है। अब्दुल हमीद बादशाह लिखा है, बा को बा कर दिया बाद से। अब देखिए अब्दुल हमीद लाहौरी किसके शासनकाल में था? अभी तो पढ़े गया। जहांगीर नहीं, शाहजहां का, सॉरी शाहजहां के शासनकाल का प्रसिद्ध इतिहासकार था, ठीक है। और जहांगीर के समय का चित्रकारी कार्य भी किया था, मैंने दोनों के समय ये था, ठीक है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। और यहाँ बैठो। अब अल-बरूनी बताइए ये किसके साथ आया था? ये मोहम्मद गजनी के दरबारी का भी था। और इसका पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद था। अबुल फजल को हम लोग जानते हैं, किनके शासनकाल में थे? अबुल फजल था ये अकबर का नौरत्न था, ठीक है। और इसका पुस्तक का नाम बताइए। अकबरनामा और आईने अकबरी का फर्स्ट ज्यादा हो जा रहा है। नहीं, ठीक है। अब बताइए सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का स्थापना कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, मेरा रेलवे का था। अब बताइए वहाँ गलती मारी, ठीक है। अब बताइए संविधान का निर्माता किनको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। उनकी पत्रिका थी मूक नायक या फिर जाजियों का अंत। पत्रिका का क्या नाम था? जाजियों का अंत या फिर मूक नायक, ठीक है। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कौन किए थे? भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना भीमराव अंबेडकर किए हैं। अब बीजी तिलक को देखते हैं, इनका पुस्तक का नाम क्या है? केसरी और मराठा पत्रिकाएं हैं, ठीक है। उनकी पुस्तक का नाम है गीता रहस्य और द आर्कटिक होम वेदास और गीता रहस्य, ठीक है। और इनका जो पत्रिका है केसरी और मराठा है। तो केसरी कौन सा भाषा में लिखा हुआ था? केसरी मराठा में। और मराठा किस में लिखा हुआ था? अंग्रेजी में। अब बताइए चितरंजन दास जो है स्वराज पार्टी की स्थापना कब किए थे? 1923 में। और देखिए कुछ गवर्नर जनरल को दे दिया। तो दास प्रथा का प्रतिबंध कौन लगाया था? विलियम बेंटिक।
दास प्रथा, एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो 1843 में, और 1843 से ही संडे छुट्टी चालू हुआ, इसलिए आप जान लीजिए। दिया यहाँ पे नहीं है, खुद पुणे से का है। वो खास कहते हैं, महाराष्ट्र का कोई ना ई किया था लेबर हड़ताल। तो चलिए, प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1881 प्रथम जनगणना 72 में कौन था उस टाइम? मेयो था। 1857 के क्रांति के समय कौन था? केनिन था। और बताइए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब चालू हुआ था, पारित हुआ था? 1878 में कौन था? लीटन। 1878 में लीटन था। उसको ओवर मेरिडिथ कहते हैं। लीटन को क्या कहते हैं? ओवर मेरिडिथ, कहा कि बहुत तेज था। ठीक है, अब बताइए, स्थानीय स्वशासन का जनक किनको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थानीय स्वशासन का पूछ रहे हैं, स्थायी बंदोबस्त का नहीं पूछ रहे हैं। कल ही वाला बताया। अच्छा, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन को। रिपन को कहाँ ध्यान रखता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। ठीक है, और ये जो है रेगुलर जो है जनगणना करवाए थे यही रिपन को। ठीक है, और देखिए, इल्वर्ट बिल जो है विवाद किसके समय में हुआ था? लॉर्ड इल्बर्टे है। नहीं सर, रिपन के समय। इल्वर्ट बिल क्या चीज था? अच्छा, शिक्षा पे कुछ है। हाँ, पगला इल्वर्ट बिल वही दे दिया था कि अब जो भारतीय जो अध्यक्ष लोग रहेगा ना, भारत का जज लोग है ना, विदेशी जज लोग को सुनेगा, सुनवाई करेगा। जजमेंट रोज पढ़ाते हैं, रोज भूला जाता है, और ये कैसे भूला जा रहा है पता नहीं। मतलब इंडियन जज उसका इंडियन जज विदेशी लोग का सुनवाई करेगा। उसी के ठीक लिए है, इल्बर्ट बिल इसके रिपन के समय में हुआ था। तो रिपन के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय स्वशासन का जनक है। जनगणना को 1881 से रेगुलर करवाया, और बाल विवाह इसके समय, सॉरी, बिल इल्बर्ट बिल विवाद जो है इसी के समय में हुआ था। वो जो एक्ट किया था ना, हाँ, वर्नाक्यूलर रेट को खत्म किया था रिपन ने, इसलिए इसको ये माना। शिक्षा पे सैडलर एक्ट भी लाया था कि सैडलर में आया है वो। इसी काल में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में सैडलर आयोग इसी के समय में है। हाँ, शिक्षा पे। चलिए आइए, अब बताइए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। उस टाइम कौन था? कर्जन था। और इन्होंने 1904 के ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए बिल पास किया था, जो अभी चल रहा है। अब बताइए, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को। अलेक्जेंडर कनिंगम, इनको क्या माना जाता है? भारतीय पुरातात्विक का जनक माना जाता है। इन्होंने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया था, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल यही थे। ठीक है, इसके बाद देखिए, प्रमुख युद्ध देखते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत पूछ रहा हूँ ब्रो, तीसरा नहीं पूछ रहा हूँ, पहला पूछ रहा हूँ। 56 में दूसरा हो जाएगा। 56 ठीक है, अफजल सर मराठा तीसरा। ये गलती लिख दिया, तो हम गलती पढ़ रहे हैं। देखिए, पानीपत का युद्ध गलती लिख दिया, यहाँ पे लिखना चाहिए तराई का युद्ध, तराइन का युद्ध। तो अब हम क्या बोलेंगे? तो लिखना चाहिए तराइन को। अब तो हम पढ़ रहे हैं, इसलिए फिर कांड हो जाएगा। तो तराइन का प्रथम युद्ध किनका किनका बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय था वो। ठीक है, और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया। तराइन का दूसरा युद्ध किसका किसका बीच में हुआ था? गोरी के बीच में हुआ था, गोरी जीत गया था। ठीक है, 94 में। इस सारा पगला जो है लिख दिया, इसका पानीपत का तीसरा युद्ध दे दिया। वो कब हुआ था बताइए? 1761 में। किसका किसमें? मराठा और अब्दुल साहब अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद साहब अब्दाली जीता। चलिए, तो पानीपत आप लोग बता दीजिए, देवल ने आपने से बताइए कब हुआ था? 26 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा किसमें? अकबर और हेमचंद्र हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, अकबर जीत गया वहाँ पे। चलिए, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565। काहे लिए फेमस है? काहे लिए फेमस है तालीकोटा का युद्ध? संधि हुआ था। कुछ संधि नहीं, विजयनगर साम्राज्य खत्म। मुगल वाला पूरे तरह से खत्म किया था उसको। विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया था। तो चलिए, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1336 में। हरिहर और बुक्का संघ वंश का था। इसका राजधानी कहाँ था? हम्पी था। और कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये किस वंश का था? तुलु वंश का था। इसके दरबार में जो मंडली रहता था उसको क्या कहते थे? अष्टप्रधान कहते थे। नवरत्न किसका दरबार में था? अकबर का। अकबर। नवरत्न किसका दरबार में था? तो इसका अष्टदिग्गज बोला जाता है। अष्टदिग्गज। और महाराजा शिवाजी में अष्टप्रधान। अच्छा बताइए, कृष्णदेव राय का जो फेमस बुक है उसका क्या नाम था? अमुक्त मालदेव। कौन से भाषा में लिखा है? तमिल नहीं, तेलुगु में। देखे तो हो रहा है कि नहीं? देखे तो
तेलुगु तेलुगु में हो रहा है। आधा घंटा का हो गया। ठीक है, अब चलिए बताइए वेदरा का युद्ध बताइए किसका किसका बीच में हुआ था? वेदरा 1858 1759 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच को हराया था। वेदरा का युद्ध किसका किसका बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच हुआ था। ठीक है, 1759 में हुआ था। ये वाकई में बहुत बड़ा है। प्रमुख व्यक्तित्व को देखते हैं, दादा भाई नौरोजी को देखते हैं। ये बताइए तो कौन सा एसोसिएशन बनाए थे? रहनुमाई मजदयान सभा या फिर रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1851 में किए थे। और ये जो है देखिए पिछला बार सीडीपीओ में क्वेश्चन आया था कि जेपीएससी में आया था कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? 3 बार ये क्वेश्चन आया था। दादा भाई नौरोजी 3 बार थे। हाँ, और राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली ये पहले ही थे। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब बताइए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में। अब बताइए सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? 1851 में होगा। 1873 में। ठीक है, 1873 में। अब बताइए प्रार्थना सभा की स्थापना कौन किए थे? आत्माराम पांडुरंग। चलिए अब आते हैं 1867 में। अच्छा, हिंदी समझ में नहीं आया था का? अब बताइए कांग्रेस अधिवेशन फिर से आ गया। रोज तो कांग्रेस अधिवेशन पढ़िए रहे हैं। ठीक है, एक एक चीजों को बार बार दे दिया है। रटा जा रहा है ना, ऐसे में अच्छा है ना, रटा जा रहा है ना, वही रिकॉर्डिंग फिर पीछे जा। उसको बंद कर दो। चलो अच्छा ना है, मतलब दिमाग में आ जा रहा है।